भाइयों बहनों, आप सबको मेरा यानी कि ग्रुप कैप्टन संजय पेटकर का प्यार भरा नमस्कार। आज 29 सितंबर इज वर्ल्ड हार्ट डे यानी जागतिक हृदय दिवस। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस पूरे संसार में दिल की बीमारी के कारण, दिल के दौरे के कारण, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के कारण कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। कई कारण होते हैं दिल की बीमारी के। कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो अपने नियंत्रण में, अपने वश में हैं। कुछ कारण अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं जो अपने वश में नहीं रहते। तो जो कारण अपने वश में हैं, अपने नियंत्रण में हैं, कम से कम उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें अपने दिल की पूरी तरह से, उसके स्वास्थ्य की पूरी तरह से उसके बारे में सोचना चाहिए और उसको तंदुरुस्त और स्वस्थ रखना चाहिए। इसकी याद दिलाने के लिए आज का दिन याद किया जाता है, मनाया जाता है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि हम सब अपने दिल को अच्छी तरह से रखें, उसकी तरफ पूरा ध्यान दें और हम सबको एक लंबी उम्र मिले। इस साल की जो थीम है वर्ल्ड हार्ट डे की, उसे यूज हार्ट फॉर एक्शन, इस थीम से मनाया जा रहा है कि भाई हम ऐसा काम करें, ऐसा एक्शन ले जिससे अपना दिल पूरी तरह से तंदुरुस्त रहे और हमें लंबी उम्र मिले। ये जो दिल है, अपने अंदर की जितनी भी भावनाएं होती हैं, जब हम अपने भावना को व्यक्त करते हैं उस वक्त भी ये दिल की जो धड़कन है कम ज्यादा होती रहती है। हम सबको मूवीज देखने का बहुत शौक है, फिल्मों में तो हम सबकी रुचि होती है, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्म हो या फिर अपने भारत देश की फिल्में हो, अलग अलग भाषाओं की। आपने ये रियलाइज किया होगा कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमारे जब एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, कुछ ऐसा सस्पेंस वाला सीक्वेंस देखते हैं तो अपने हृदय की जो गति है ना, जो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। और अगर हॉलीवुड की बात करें तो जेम्स बॉन्ड के बारे में किसने नहीं सुना। जेम्स बॉन्ड ऐसा स्पाई है जो कुछ भी कर सकता है। उसके हाथ में बंदूक दे दो, उसके हाथ में हेलीकॉप्टर दे दो, उसके हाथ में कुछ भी दे दो, इतने सारे गुंडों को मार देता है और उसमें ऐसी क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और वैसे ही अपने देश के जो हीरोज हैं, कोई भी हीरो आप ले लीजिए, उसके सामने चाहे 10 गुंडे आ जाए, 15 गुंडे आ जाए, वो उन सबको मार गिराता है। उसके हाथ में बंदूक दे दो, उसके हाथ में एक कार दे दो, या वो कभी हेलीकॉप्टर चला लेता है, यानी सर्व गुण संपन्न होता है। यानी एक प्रकार से अपना जो हीरो है वो सुपरमैन होता है। तो ये रही फिल्मों की बातें। क्या ऐसे सुपरमैन वाकई में होते हैं? क्यों नहीं होते? अपनी भारतीय सेना में तो सुपरमैन ही होते हैं। अगर देखा जाए तो सारे ही सैनिक को मैं तो मानता हूं कि सुपरमैन ही है, लेकिन इन सैनिकों के बीच में भी कुछ सुपर हीरोज होते हैं, उनकी विशिष्ट प्रशिक्षण के कारण, उनके विशिष्ट यूनिट्स के कारण। और कुछ बातें फौज की में आज हम ऐसे ही सुपर हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं। यानी मैं बात करने वाला हूं द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारतीय सशस्त्र सेना यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो इन सभी जो अंग है भारतीय सशस्त्र सेना के, इनकी अपनी अपनी स्पेशल फोर्स है। और इसके अलावा एक और स्पेशल फोर्स है जिसके बारे में मैं पिछले एपिसोड में भी बात कर चुका हूं, वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है, उसे कहते हैं पैरा स्पेशल फोर्स, और हम आमतौर से उन्हें पैरा कमांडो के नाम से जानते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1947 के बाद ही एक लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद एक और लड़ाई लड़ी थी 1965 में। तो 1965 की लड़ाई के बाद ऐसा ज्ञात हुआ कि हमें ऐसी एक सेना की जरूरत है जिसमें विशिष्ट प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त हुए सैनिक हो और जो ऐसी कार्रवाई कर सके जो थोड़ी इस तरह से हो कि लोगों को पता ना चले और दुश्मन के ऊपर जो सरप्राइज एलिमेंट होता है उसको हम उस सरप्राइज एलिमेंट को बरकरार कर सके।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था जुलाई 1966 में और 9 पैरा कमांडो बटालियन को बनाया गया और यही था पहला पैरा एसएफ यूनिट, द 9 पैरा एसएफ। और इसके बाद 15 पैरा बटालियन बनाए गए हैं और अलग अलग प्रकार के ये बटालियन हैं और इनकी क्षमता ऐसी है कि वो भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी अंग में जाकर अपने ऑपरेशंस पूरी तरह से निभा सकते हैं, चाहे वो हिमालय के पर्वत हो, नॉर्थ ईस्ट के जंगल हो, राजस्थान का डेजर्ट हो या पानी के अंदर भी अगर कुछ कार्रवाई करनी हो तो ये एसएफ बटालियन इतने सक्षम होते हैं कि बिना किसी को ज्ञात हुए वो बिल्कुल क्लैंडस्टाइनली छुपे रुस्तम की तरह अपना काम करके वापस लौट आते हैं। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। तो जो पैरा एसएफ बटालियन है उन्होंने 1966 से लेकर आज तक कई ऐसे ऑपरेशंस में पार्ट लिया है। कई ऑपरेशंस तो ऐसे हैं कि जिसके बारे में न कोई जानता है, ना ही वो किसी को बताते हैं और बताना लाजमी भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आम आदमी को पता ना चले तो ही बेहतर होगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशंस है जिसमें पैरा एसएफ ने जो कारकिर्दी की है उसके बारे में हम जानते हैं। वो तो एक 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, उसके बारे में हम जानते ही हैं। और 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें भी पैरा एसएफ को बुलाया गया था। फिर 1987 में इंडियन पीस कीपिंग ऑपरेशंस श्रीलंका में हुए थे एलटीटी के अगेंस्ट, वहां पर भी पैरा एसएफ ने बहुत ही अच्छा काम किया। 1988 में मालदीव्स में एक कू हुआ था, यानी मालदीव के जो गवर्नमेंट है उसको बर्खास्त कर दिया गया था कुछ रेबल्स ने। उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए भारत को बुलाया गया था, भारत से मदद मांगी गई थी और भारत ने पैरा एसएफ बटालियन को मालदीव्स में भेजा था और उन्होंने वहां पे रेबल्स को हरा के फिर से मालदीव्स के गवर्नमेंट को रीइंस्टेट कर दिया था। बाकी 1999 के कारगिल वॉर में भी उन्होंने में भी वो शामिल हुए थे। और कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जो अभी भी चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, अगेंस्ट टेररिस्ट, जिसके बारे में किसी को पता चलता भी नहीं है और वो ओपनली ऐसा बताना ठीक भी नहीं है। तो जब से 1966 से पैरा एसएफ बटालियंस का गठन हुआ है आज तक वो इस तरह से कुशलता से अपना कार्य निभा रहे हैं। पैरा एसएफ का जो है वो इस प्रकार से होता है, पैराशूट रेजिमेंट, और वो अपना एक बैज भी पहनते हैं, वो बलिदान नाम से वो बैज है, वो इस तरह से होता है। हर पैरा रेजिमेंट का जवान अपने शोल्डर पे स्पेशल फोर्सेस का ये बैज पहनता है और चूंकि हर जो सैनिक होता है वो पैराशूट से नीचे कूदने का प्रशिक्षण ले चुका होता है। कहीं पर भी अगर उसे कहा जाए कि जहाज से कूदना है पैराशूट लेके तो वो कूद सकता है, इसलिए एक पैरा ट्रूपर्स बैज भी वो अपने यूनिफॉर्म पे पहनते हैं। तो पैरा एसएफ यानी पैरा कमांडो ये इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे स्पेशल फोर्सेस की, यानी इंडियन नेवी के स्पेशल फोर्सेस की, जिसे कहते हैं मार्कोस यानी मरीन कमांडोज। तो मरीन कमांडोज की स्थापना हुई थी फरवरी 1987 में और उसे कहा जाता था इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स उस वक्त। बाद में उसका नाम बदलकर मार्कोस हुआ यानी मरीन कमांडो फोर्स हुआ। इसकी ट्रेनिंग अलग अलग जगह पे की जाती है। और उसका जो मोटो है वो है द फ्यू द फियरलेस। और मार्कोस का बैज इस प्रकार से है। मार्कोस वो सब कर सकते हैं जो पैरा एसएफ आर्मी का जो बटालियन है वो सब कर सकता है। वैसे ही उनकी ट्रेनिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ही कठिन होती है। और मार्कोस का मेन काम जो होता है वो इन सपोर्ट ऑफ एम्फीबियस ऑपरेशंस। एम्फीबियस यानी मेंढक जैसे पानी में भी और जमीन पर भी
दोनों तरह कुशल होता है। तो एम्फीबियस का मतलब है जो पानी में और जमीन पर दोनों तरफ रह सकते हैं, जी सकते हैं। तो जो एम्फीबियस ऑपरेशंस होते हैं, जो आर्मी के जवानों के साथ भारतीय नेवी के शिप्स में बैठ के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उसे एम्फीबियस ऑपरेशंस कहते हैं। तो उसके सपोर्ट में मार्कोस काम करते हैं और उनका काम होता है शत्रु के सबमरीन्स को, शत्रु के शिप्स को सैबोटाज करना, उनको हानि पहुंचाना। और ये डाइविंग करके, डीप डाइविंग करके उनको ऐसी प्रशिक्षण दिया जाता है कि समुद्र में भी ये डीप डाइविंग करके इन सब ऑपरेशंस को पूरी तरह से भली भांति निभा सकते हैं और वापस अपने देश लौट के भी आ सकते हैं। तो इनकी इतनी कठिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग होती है। एक मरीन कमांडो में होता है एक प्लाटून, प्लाटून के नीचे होता है एक प्रहार और प्रहार के नीचे होता है स्क्वाड। इस तरह से अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में मरीन कमांडोज काम करते हैं और उनको भी जैसे पैरा एसएफ बटालियन होती है, उनको जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह की ट्रेनिंग मार्कोस को भी दी जाती है। उनकी ट्रेनिंग कुछ पैरा एसएफ बटालियन के साथ होती है, कुछ एनएसजी के साथ होती है। अलग अलग प्रकार के जगह जाकर पूरी तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्कोस ने भी पैरा एसएफ बटालियन की तरह ऑपरेशन पवन श्रीलंका में और ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में वो शामिल हुए थे और भारतीय पैरा एसएफ बटालियन के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ की कार्रवाई अच्छी तरह से निभाई थी। उसके अलावा ये जो पायरेट्स होते हैं सोमालिया के आसपास, आपने सुना होगा कई बार पायरेट्स के बारे में न्यूज़ आती है। तो ऑपरेशन ज़बरदस्त 1992 में मार्कोस ने पायरेट्स को पकड़कर एक शिप को बचाया था और ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो 26/11 यानी 26 नवंबर को मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, ऑपरेशन टॉर्नेडो, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था और भली भांति अपना कार्य कुशलता से संपन्न किया था। बाकी कारगिल में भी उन्होंने योगदान दिया और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, भारत के हर क्षेत्र में जहां पर स्पेशल फोर्सेस की जरूरत होती है वहां पे मार्कोस भी होते हैं और इनकी भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता और ये ओपन डोमेन में कभी भी इसके बारे में बताया नहीं जाता है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका जो कार्य है ये चलते रहता है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बारे में न जानना ही बेहतर है। अब आता है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की तरफ। इंडियन एयरफोर्स के पास स्पेशल फोर्स कई सालों से नहीं थे जिस तरह से भारतीय सेना और भारतीय नौसेना में थे। तो कुछ आतंकी हमले भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशंस पे हुए थे, जिसके बाद ऐसा लगा कि भारतीय वायुसेना के पास भी एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है हमेशा हम कम समय में आर्मी के स्पेशल फोर्स को या नेवी के स्पेशल फोर्स को बुला नहीं सकते। इसी एम को मद्देनजर रखते हुए गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया गया था। ये इंडियन एयरफोर्स का एसएफ यूनिट है जो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। और गरुड़ की जो बैज होता है वो इस प्रकार से है। इसकी ट्रेनिंग गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में होती है और वो भी प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है। कुछ प्रशिक्षण पैरा एसएफ बटालियन के साथ होता है, कुछ एनएसजी के साथ होता है और कुछ गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के साथ भी इनका प्रशिक्षण होता है। इनका मेन जो एम होता है वो जो अपने एयरफोर्स स्टेशन है, जो मेन एयरफोर्स स्टेशन है, जो बॉर्डर एरियाज में एयरफोर्स स्टेशन है और जो अपने इंस्टॉलेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंस्टॉलेशन है उसको उसकी रखवाली करना, उसकी सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स का मेन गठन किया गया है। लेकिन जिस तरह से बाकी स्पेशल फोर्सेस कहीं पर भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी तरह से गरुड़ फोर्स को भी कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनकी भी जो ट्रेनिंग है, उनका भी जो प्रशिक्षण है बाकी स्पेशल फोर्सेस की तरह ही होता है। गरुड़ कमांडो फोर्स फ्लाइट्स और स्क्वाड्स के छोटे छोटे इकाइयों में काम करते हैं
और चूंकि ये बहुत ही नया गठन है, इनके अभी तक ज़्यादा ऑपरेशंस जो ओपन डोमेन में है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन पठानकोट में जब आतंकियों का हमला हुआ था, पठानकोट एयरफोर्स बेस में, तब गरुड़ कमांडो फोर्स उस वक्त बहुत सक्रिय थे और उन्होंने आतंकियों को मारकर पठानकोट एयरफोर्स बेस को उस वक्त बचा लिया था। और जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से गरुड़ कमांडो फोर्स भी बाकी स्पेशल फोर्सेस की तरह आगे बढ़ रहा है और उसका जो संगठन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक मैंने बात की भारतीय सशस्त्र सेना के, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग स्पेशल फोर्सेस की। लेकिन एक और स्पेशल फोर्स है जिसमें ऑफिसर और जवान इंडियन आर्मी से लिए जाते हैं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से भी लिए जाते हैं, और उस संगठन को कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये भी एक स्पेशल फोर्स है जिसमें हर तरह से लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जब हुआ, उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे देश में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस फोर्स दोनों के लोग सम्मिलित हो और दोनों के जो टैक्टिक्स है उसको आपस में एक दूसरे से सीख के कोई भी अगर जरूरत हुई, कोई भी अगर विपदा हुई देश में, तो उसको हम आसानी से हल कर सके। इसी एम को रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का संगठन सितंबर 1986 को किया गया था। इसकी ट्रेनिंग होती है मनेसर, हरियाणा में, और इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। हम आमतौर से इनको ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका जो यूनिफॉर्म है वो ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसलिए उनको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। और ब्लैक कैट का जो लोगो होता है वो उनके शोल्डर पे होता है, इसलिए उनको ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने भी कई ऑपरेशंस में अपना योगदान दिया। सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक और ऑपरेशन हुआ था, जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से कई सारे मिलिटेंट्स को वहां से हटा दिया गया था। फिर अप्रैल 1993 में ऑपरेशन अश्वमेध हुआ था, जब एक हवाई जहाज को जब हाईजैक कर लिया गया था अमृतसर में। उस वक्त एनएसजी को बुलाया गया और आतंकियों को मारकर सारे यात्रियों को बचा लिया गया था। पिछले एपिसोड में मैंने अक्षरधाम आतंक के एपिसोड में आपको एनएसजी के बारे में बताया था, जब ऑपरेशन वज्र शक्ति में उन्होंने किस तरह से 2 आतंकियों को मार गिराया था गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में। इसके अलावा 26/11 के जो हमले हुए थे ताजमहल होटल में मुंबई के, उस वक्त भी एनएसजी का बहुत अच्छा योगदान रहा। और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में भी हमने सुना है, जिनकी कार्य कौशलता और जिनकी वीरता के कारण उस ऑपरेशन में हमने आतंकियों को मार गिराया था। अनफॉर्चुनेटली मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए थे उस ऑपरेशन में। एनएसजी में 2 प्रकार के यूनिट होते हैं, एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप 51 और 52। एक एसएजी होता है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए और दूसरा होता है एंटी हाईजैकिंग के लिए। तो आजकल हाईजैक रोकने के लिए एनएसजी के कुछ जवान प्लेन क्लोथ्स में हवाई जहाजों में भी सफर करते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि वो एनएसजी के जवान होते हैं, उन्हें कहते हैं स्काई मार्शल, ताकि अगर कोई ऐसी घटना हो कि किसी विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई हो, तो ये जो स्काई मार्शल्स होते हैं उस वक्त उपस्थित रहते हैं और अपने कार्यकुशलता से वो उस हाईजैकिंग के प्रयास को विफल कर सकते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो तो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी, एंटी हाईजैकिंग एक्टिविटी, बॉम्ब डिस्पोजल, अगर कहीं पर भी बॉम्ब हो उसको किस तरह से डिफ्यूज करना है उसकी भी ट्रेनिंग ली जाती है, और वीआईपी प्रोटेक्शन। जैसे जम्मू कश्मीर में G20 की जो मीटिंग हुई थी उस वक्त भी एनएसजी को वहाँ पे तैनात कर दिया गया था, क्योंकि पूरे देश भर से वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे। उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा एनएसजी के जवानों को दिया गया था और उन्होंने पूरी कार्यकुशलता से उसको निभाया। तो इनकी भी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है और बाकी अन्य जो स्पेशल फोर्सेस है उसी तरह से इनकी भी ट्रेनिंग होती है। इतना ही फर्क है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दोनों की तरफ से
जो है पर्सन्स लिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, एनएसजी को बनाने के लिए। मैंने आपको बार बार कहा है कि जितने भी स्पेशल फोर्सेस हो उन सबका जो प्रशिक्षण होता है वो बहुत कठिन होता है और इनको अलग अलग प्रकार के टैक्टिकल और अलग अलग प्रकार के एक्शंस में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना, इसे कहते हैं स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, या फिर हवाई जहाज से पैराशूट पहन के नीचे उतरना, उसे कहते हैं पैरा जंप, और पानी के अंदर किस तरह से काम करना है, डाइविंग कैसे करनी है, और अगर उन्हें एनिमी टेरिटरी में छोड़ दिया जाता है ताकि शत्रु के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी स्पेशल फोर्सेस को शत्रु की एरिया में भेजा जाता है, थोड़ा सा खाना देके और उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर वो जंगल में हो या कहीं पर भी हो, बिना ज़्यादा खाना पीना ऑफ द लैंड, यानी जंगल में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको खा पी कर भी वो जिंदा रह सकते हैं और अपना जो ऑपरेशन है उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग इतनी आसान होती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, और जितने लोग वॉलंटियर करते हैं सारे के सारे स्पेशल कमांडो बन नहीं सकते। कई लोग अपने अपने यूनिट में वापस चले जाते हैं और जो सिर्फ सबसे स्ट्रांग होते हैं और जो इस सारी ट्रेनिंग प्रक्रिया में उत्तीर्ण होते हैं वही स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके जो जवान हैं, उनके जो पर्सनल हैं, वो मरून कैप पहनते हैं, इसलिए उनको मैरून बेरे भी कहा जाता है। लेकिन एनएसजी के जो पर्सन्स हैं वो ब्लैक यूनिफॉर्म ही पहनते हैं, और इन सबके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन शस्त्र होते हैं, गन्स होते हैं, इक्विपमेंट होता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है, उनके पास गाड़ियां होती है, और ऐसे ऐसे उनके पास सारा इक्विपमेंट दिया जाता है जिससे उनको ऑपरेशन में आसानी से उसको सक्सेसफुल करने के लिए उनको मदद मिलती है। तो चाहे वो कोई भी स्पेशल फोर्सेस हो, उनका एक ही काम होता है, उनका एक ही एम होता है, एक ही मुद्दा होता है कि किस तरह से शत्रु का सर्वनाश किया जाए, और जो भी जिम्मेदारी दी हो, जो भी ऑपरेशन उनके सुपुर्द किया गया हो, उसको किसी भी हालत में अपनी जान की परवाह किए बगैर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी स्पेशल फोर्सेस में शामिल होता है वो हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो होता है, और उसमें ऐसी ऐसी काबिलियत होती है जिसके बारे में हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इन सभी स्पेशल फोर्सेस के वीरों को, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं, और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आगे चलकर स्पेशल फोर्सेस हमारे देश की इसी तरह से सुरक्षा करते रहेंगे जैसे वो करते आए हैं और आगे चलकर भी करते ही रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।